दोस्तों, कहानी इस बार एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां ठाकुर जी और चाची जी की हालत देखने लायक हो गई है। वो ठाकुर जी जो हमेशा अपने घर की बहुओं पर हुक्म चलाने में सबसे आगे रहते थे, और वो चाची जी जो हर वक्त बहुओं की कमियों को गिनाने और उन्हें नीचा दिखाने में लगी रहती थीं। आज वही लोग घर की चारों बहुओं को निकाल बाहर करने की जिद में फंस गए हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान दूसरों की अहमियत नहीं समझता तो वक्त उसे सिखा ही देता है। यही हाल अब ठाकुर जी और चाची जी का होने वाला है। क्योंकि जब घर की चारों बहुओं ने ठान लिया कि अब वो इस घर में और नहीं रहेंगी, तब इस हवेली का पूरा नजारा ही बदल गया। सोचिए जरा, वो घर जहां सुबह से लेकर रात तक हर काम बहुएं संभालती थीं, चाय से लेकर नाश्ता, बच्चों की देखभाल से लेकर बुजुर्गों की सेवा, पूजा पाठ से लेकर पूरे परिवार के लिए खाना पकाना, अचानक जब वही चारों बहुएं घर छोड़ देंगी तो क्या हाल होगा। ठाकुर जी और चाची जी का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। कहानी की जड़ें अहाना और अर्जुन का रिश्ता। इस बार कहानी की असली शुरुआत होती है अहाना से, जिसे दर्शक छोटी बहू के नाम से जानते हैं। अहाना हमेशा से अपने ससुराल वालों का मान सम्मान करती आई है। उसने हर बार कोशिश की है कि घर में प्यार बना रहे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। लेकिन अफसोस, उसकी इन कोशिशों को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। खासकर उसका पति अर्जुन, जो हर छोटी बड़ी बात पर उससे नाराज हो जाता है। अहाना जब भी घर के बड़ों के हक में अपनी राय रखती है, अर्जुन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अर्जुन ने गुस्से में अहाना से कह दिया, तुम मेरी कोई भी बात क्यों नहीं मानती हो? हर बार घर के बड़ों से बहस करके तुम्हें आखिर मिलता क्या है? लेकिन इस बार अहाना चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया, अगर आइंदा कभी भी तुमने मुझसे ऊंची आवाज में या बदतमीजी से बात की तो मैं खुद डिवोर्स की मांग कर लूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है। अर्जुन दंग रह गया। उसने पहली बार देखा कि अहाना इतनी दृढ़ता से उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। दुर्गा देवी की अधूरी ख्वाहिश। इसी बीच अहाना को पता चलता है कि उसकी सास यानी दुर्गा देवी के दिल में बरसों से एक अधूरी ख्वाहिश दबकर रह गई है। वो हमेशा से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहती थीं, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और परिवार की रोकटोक की वजह से कभी जा ही नहीं पाई। अहाना ने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी सास की यह ख्वाहिश पूरी करके रहेगी। लेकिन यह काम अकेले अहाना के लिए नामुमकिन था। तभी बाकी तीनों बहुएं, जो पहले उसकी दुश्मन समझी जाती थीं, अब उसका साथ देने के लिए आगे आ जाती हैं। यह चारों मिलकर तय करती हैं कि चाहे घर वाले गुस्सा हो या नाराज, लेकिन अपनी सास की यह इच्छा वे पूरी जरूर करेंगी। योजना और बड़ा कदम। एक दिन सुबह सुबह चारों बहुएं दुर्गा देवी को यह कहकर घर से बाहर ले जाती हैं कि वो मंदिर जा रही हैं। लेकिन असल में रास्ते में ही वे दुर्गा देवी को एक बस में बिठा देती हैं, जहां देवदास जी और शोरत मामा पहले से मौजूद होते हैं। अहाना अपनी सास का हाथ पकड़कर कहती है, माँ, अब आप तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। आपके बिना यह घर अधूरा लगेगा, लेकिन आपकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी है। यह सुनकर दुर्गा देवी भावुक हो जाती हैं। उनके पैरों तले जय। दोस्तों, चारों बहुओं के घर छोड़ने के बाद ठाकुर जी और चाची जी का असली संघर्ष शुरू हुआ। सुबह का सूरज जैसे ही निकला, घर का पूरा माहौल बदल चुका था। जहां पहले चाय की प्याली समय पर मिल जाती थी, वहीं आज रसोई में सन्नाटा पसरा हुआ था। ठाकुर जी ने गुस्से में चाची जी से कहा, क्या बात है? अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? चाची जी झल्लाकर बोली, क्योंकि बहुएं तो गईं, अब चाय बनाने कौन आएगा? तुम्हें ही जाकर पानी चढ़ाना पड़ेगा। ठाकुर जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए उठीं और पहली बार खुद चाय बनाने चली गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी चढ़ाया, दूध डाला और पत्तियां डाली, चाय का रंग कुछ और ही निकल आया। चाची जी ने चाय का पहला घूंट लिया तो उनका चेहरा देखने लायक था। उन्होंने तुरंत कप मेज पर रख दिया और बोली, हे भगवान, ये तो काली जहर जैसी चाय है। बहुओं ने कब चाय बिगाड़ी थी, तब तो कभी एहसान नहीं माना, और आज झाड़ू पोछे की नौबत। दूसरे ही पल जैसे ही घर में धूल दिखी, ठाकुर जी और चाची जी को झाड़ू पोछे की नौबत आ गई। ठाकुर जी झाड़ू उठाकर कमरे में लगी धूल साफ करने लगी, लेकिन कुछ देर में कमर दर्द से कराह उठी। चाची जी ने जब पोछा लगाने की कोशिश की तो उनका संतुलन बिगड़ गया और वो फिसलते फिसलते बची। दोनों बैठकर हांफते हुए एक दूसरे को देखने लगी। ठाकुर जी बोली, अरे ये सब काम तो हमसे होगा ही नहीं। बहुओं को निकालने से पहले सोचना चाहिए था। रसोई का हाल। अब बारी आई रसोई की। पूरे परिवार का पेट भरने के लिए खाना बनाना था। चाची जी ने आलू काटने शुरू किए, लेकिन उंगलियों में छाले पड़ गए। वहीं ठाकुर जी आटा गूंथने बैठीं, लेकिन आटा इतना सख्त गूंथा कि रोटी बेलना मुश्किल हो गया। जब खाना मेज पर आया तो बच्चों ने दो निवाले खाते ही प्लेट दूर खिसका दी और बोले,
हमें ऐसी बेस्वाद रोटियां नहीं खानी। परिवार के बाकी सदस्य भी मन मसोस कर रह गए। उस दिन पूरे घर में नाराजगी का माहौल था। गली मोहल्ले में हंसी का पात्र। अब तो गली मोहल्ले में भी लोग कानाफूसी करने लगे। सुना है ठाकुर जी और चाची जी अब खुद झाड़ू पोछा कर रही हैं। अरे वो तो बर्तन भी मांजती दिखी। ये बातें सुनकर ठाकुर जी और चाची जी का सिर शर्म से झुक गया। एहसास की शुरुआत। दिन ब दिन हालात बिगड़ते गए। सुबह से शाम तक काम का पहाड़ टूट पड़ता। किसी को अस्पताल ले जाना हो, किसी मेहमान को संभालना हो, बच्चों की पढ़ाई देखनी हो, हर जगह बहुओं की कमी महसूस होने लगी। एक रात चाची जी बिस्तर पर लेटी लेटी बोली, बहुएं सिर्फ घर के काम करने वाली नहीं थीं। वो इस परिवार की असली ताकत थीं। हमने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी। ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। सच कह रही हो चाची। हम सोचते थे कि घर हमारा है और बहुएं तो सिर्फ यहाँ रहने आई हैं। लेकिन आज समझ में आया कि घर को घर बनाने वाली वही थीं। परिवार का बिखरना। जैसे जैसे दिन गुजरे, परिवार के बाकी लोग भी परेशान हो गए। छोटे बच्चे रोते रहते, बुजुर्गों को समय पर दवा नहीं मिलती और घर का माहौल तनाव से भर गया। लोगों ने ठाकुर जी और चाची जी से कहना शुरू कर दिया, बहुएं लौटकर नहीं आई तो ये घर बिखर जाएगा। ये सुनकर ठाकुर जी का दिल और भारी हो गया। उन्हें अब लगने लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां से कहानी और भी भावुक और दिलचस्प हो जाती है। आगे पार्ट 3 में दिखाऊंगा कि आखिर कैसे ठाकुर जी और चाची जी बहुओं को वापस बुलाने की कोशिश